ये थर्ड है क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन 5 नंबर का वो आप लोग लिखेंगे, है ना। वो आप लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हो शुरू से, आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, तीसरा ये है। क्वेश्चन क्या है? जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियों को समझाइए ना। इसमें जन्म नियंत्रण की विधियां बताना है ना। कल के में हमने जन्म होने की विधि बताई थी, इसमें नियंत्रण की बताना है ना। क्वेश्चन समझना, उसके बाद आंसर लिखिएगा। पहली विधि कौन सी होती है इसमें? हार्मोनल विधियां, ठीक है। हार्मोनल विधि में क्या करते हैं हम? इसे मुखीय निरोधक विधि भी कहते हैं, है ना। निरोधक मीन्स होता है रोकने वाला, है ना। और जो भी टेबलेट या जो भी मेडिसिन लेंगे वो मुख के द्वारा लेंगे, माउथ के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा। इसलिए में से क्या कह रहे हैं? हार्मोनल विधियां, है ना। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स से बनी गर्भ निरोधक गोलियों जैसे माला एन एवं माला डी का उपयोग गर्भ रोकने के लिए महिलाओं हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं, है ना। इसमें 2 टेबलेट यूज होते हैं, ये ब्रांड से ही आती हैं। एक माला एन आती है और एक माला डी आती है ना। आजकल इनके ब्रांड नेम अलग अलग हो गए, ये सहेली के नाम से भी आती हैं ना कुछ कुछ, ठीक है। इस प्रकार की गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं, जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता है ना। अंडोत्सर्ग को क्या होगी? ये बंद कर देंगी, जिसके कारण क्या होगा? गर्भ नहीं ठहरेगा, मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। फिर आगे है हार्मोन विधि द्वारा हार्मोन युक्त एक पैकेट मादा के शरीर की रचना के नीचे, मतलब स्किन के नीचे, है ना, कहीं भी हाथ में पैर में कहीं पे भी उसको एडजस्ट करा सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस पैकेट से रिस्कर हार्मोन रुधिर परिसंचरण में मिलता रहता है और गर्भधारण को रोकता है। गर्भधारण की इच्छा होने पर इस पैकेट को मामूली ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है ना। मीन्स अगर जैसे किसी दंपत्ति को बच्चा चाहिए, मतलब ये जो विधियां ये केवल उनके लिए हैं जिनको एक बच्चा होगा और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जिन्हें डिफरेंस रखना हो, उनके लिए ये विधियां हैं। बाकी वो विधि नहीं है अभी तक कोई सी, है ना, कि जिसमें पहले बच्चे में डिफरेंस क्रिएट किया जाए, ठीक है। दूसरी है यांत्रिक विधियां, ठीक है। यांत्रिक विधियों में क्या रहेगा? इसमें हम यूज करेंगे कॉन्डम या स्पर्म नाशक क्रीम का उपयोग करके भी शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को मिलने से रोका जाता है। इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केवल एक यही मेथड है कॉन्डम की प्रोसेस, है ना। इसी का यूज़ करके जो जिन दंपत्ति को पहला बच्चा नहीं चाहिए
वही इसका यूज़ करके केवल उसमें डिफरेंस कर सकते हैं, बाकी उनके लिए और कोई मेथड नहीं है ना। बाकी जितनी भी मेथड है ये सभी मेथड उनके लिए हैं जिनको एक बच्चा हो गया और उन्हें दूसरे बच्चे के लिए डिफरेंस रखना हो 2-3 साल का, तो बाकी मेथड्स उनके लिए। बाकी जिनको पहला बच्चा भी नहीं हुआ है उनके लिए केवल कॉन्डम के अलावा और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तथा यह सबसे सामान्य एवं सरल प्रक्रिया है। आजकल यह है पुरुष कॉन्डम तथा महिला कॉन्डम के रूप में भी उपलब्ध हैं। कॉन्डम शुक्राणुओं को अपने पास ही रख लेता है, मतलब ये क्या करता है कि ये अंडाणु को भी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकता है ना। पहली तो प्रोसेस ये हो गई यांत्रिक की, दूसरी यूज होती है कॉपर टी, है ना। इसका हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, है ना। IUCD इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ना। लूप या कॉपर टी जैसी प्रयुक्तियों को गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है। जिस प्रक्रिया को अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियां अर्थात इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD कहते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे IUCD, ठीक। तो हमने 2 विधियां पढ़ी अभी, एक हार्मोनल विधि और एक यांत्रिक विधि, है ना। तीसरी विधि रहेगी सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होगा, पुरुष नसबंदी होगी और महिला नसबंदी होगी। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन, है ना। सर्जिकल प्रक्रिया, सर्जिकल मेथड्स में क्या रहेगा, पुरुष में सर्जिकल प्रक्रिया के तहत नसबंदी किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध देते हैं, है ना। आपको नाम याद होगा, वसा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, है ना। ये शुक्रवाहिका है जो मतलब इनमें क्या होता है, यहीं से होकर स्पर्म जो है वो पास होता है बाहर के लिए ना। तो इसको क्या करते हैं, काट कर बांध देते हैं, और जब काट कर बांध देंगे तो क्या होगा, स्पर्म बाहर नहीं आएंगे। इस क्रिया को वेसेक्टोमी कहते हैं, ताकि उससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल सकें। इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। इसे स्त्री नसबंदी कहते हैं, है ना। फैलोपियन नलिका में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने बताया था। वैसे ही काट कर बांध देंगे तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। अगर जाइगोट भी बनेगा तो क्या होगा, वो यूटरस तक नहीं पहुंचेगा, और जब यूटरस तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसका डेवलपमेंट कहीं हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें भी फैलोपियन नलिका को बांध देते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनिएगा, जो पुरुष की नसबंदी होती है उसे हम कहते हैं NSVT, और महिला की नसबंदी को हम कहते हैं LTT, है ना। NSVT को हम कहते हैं नॉन स्केल्पल वेसेक्टोमी, ये पुरुष नसबंदी है, ठीक है। और इसे बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। इनके नाम याद रखिएगा, टर्म, है ना। ये टर्म आप लोगों को अभी तो नहीं पूछेंगे 12th में, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप में से कोई नीट की तैयारी करेगा तो उसके लिए ये यूज़फुल रहेगा कि महिला नसबंदी को LTT कहते हैं और पुरुष नसबंदी को हम NSVT कहते हैं, ठीक है। अभी के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा,
वो मेथड्स पढ़ी जिनमें हम जन्म नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, इसमें हम हार्मोनल विधियां यूज़ करते हैं, यांत्रिक विधियां यूज़ करते हैं और साथ में सर्जिकल प्रक्रिया भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी दो पूछ सकते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये 8th चैप्टर में भी आएगा यही मैटर, तो मैं आपको उस समय नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 8th चैप्टर में वैसे भी ज़्यादा मैटर रहेगा, तो मैं आपको अभी यहीं पढ़ा रहा हूँ। ये है ना, इसमें गोनोरिया बताना है हमें, सिफिलिस बताना है और ट्राइकोमेनियसिस बताना है। ये सभी क्या है, यौन रोग हैं, है ना, और ये यौन संचारित रोग हैं, है ना। तो इनमें होता क्या क्या है वो भी बताऊंगा, और इनके लिए रोग कौन कौन से, टेबलेट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन, वो भी इसमें दिया है ना। तो पहला क्या होता है, गोनोरिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सुजाक। सुजाक मतलब होता है, सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, सूजन, है ना। यह संक्रामक यौन रोग निजेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है ना। कौन से जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, निजेरिया गोनोरी से। इस रोग से मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाती है, सूजन आ जाती है ना। अगर मेल में हो, नर में जीवाणु का संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग द्वारा श्वेत गाढ़े द्रव का स्राव होने लगता है। वह रोग तीव्रता के बढ़ने पर अधिवृषण एपिडिडाइमिस भी संक्रमित हो जाती है ना। जहाँ से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं, है ना, वो भी क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। ठीक है, ये होता कब है, यह रोग रोगग्रस्त स्त्री के साथ संभोग करने से होता है। यह रोग बंध्यता पैदा करता है। बंध्यता मतलब मीन्स के फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलिटी जो रेट है ना, उसको कम कर देता है। ठीक से उपचार नहीं होने पर यह अनेक रोगों को पैदा करता है। इसके उपचार के लिए सल्फोनेमाइड तथा पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ये संक्रामक रोग है और ये इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। और अगर जैसे ज़्यादा ही अगर ये रोग बढ़ जाए तो क्या होता है, ये एपिडिडाइमिस को भी संक्रमित कर देता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा रोग है उपदंश, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सिफिलिस। ठीक है, इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है ना। फ्रेंच पॉक्स के भी नाम से इसे जाना जाता है। यह संक्रामक रोग भी पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक के सेवन से उपचारित होता है। यह ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा भी फैलता है ना। मतलब ये दोनों के द्वारा फैलता है, कवक के द्वारा भी फैलता है और जीवाणु के द्वारा भी फैलता है। इसमें होता क्या है, इसमें पहले मैथुन अंगों के शीर्ष भाग पर घाव बन जाता है, फिर त्वचा पर दाने, घाव तथा अंततः दोनों लक्षणों की समाप्ति के बाद अंदर ही अंदर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर पागलपन के लक्षण का अभिप्रेरण कर देता। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इन जिनमें ये रोग बढ़ जाता है उनमें कभी कभी पागलपन जैसे लक्षण भी आ जाते हैं, है ना। पागलपन मीन्स के जैसे हम बोल सकते हैं कि
बोलते ना कि जो नॉर्मल ना हो ना, मतलब आपको क्या होगा कि बातों में या उनकी जो बोलते ना एक्टिविटी में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है ना। इस रोग में दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हॉटकिंसंस दांत भी कहा जाता है ना। हॉटकिंसंस दांत कहा जाता है ना। इसमें भी क्या रहेगा, जो मेथुन अंग रहेंगे है ना, सेक्स ऑर्गन जो रहेंगे उनमें घाव बन जाएगा, और लक्षणों की समाप्ति तक ये क्या रहेगा, रोग की समाप्ति तक धीरे धीरे ये तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन को भी क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। और जब ब्रेन को अफेक्ट कर देगा तो क्या होगा, उनमें पागलपन के लक्षण आ जाएंगे, और पागलपन के लक्षण आ जाएंगे तो फिर वो पागलों जैसी हरकत करेगा, और पागलों जैसी हरकत करेगा तो क्या होगा, क्या वो जाने क्या होगा, है ना। थर्ड है ट्राइकोमेनियसिस। ठीक है, ट्राइकोमेनियसिस तीसरा रोग है जो बताना है। इस रोग का कारक प्रोटोजोआ नाम ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है। यह रोग महिलाओं के योनि मार्ग में होता है ना। जो मैंने बताया था वेजाइना बताया था, फिर आपको याद आ रहा हो तो है ना, फिर मैंने सर्विक्स बताया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, वेजाइनल मार्ग है। इसमें क्या रहेगा, योनि मार्ग में सफ़ेद रंग के द्रव का निकलना, इसका पहला लक्षण रहेगा। और दूसरा है योनि मार्ग में खुजली होना ना। जैसे जनरली हम इसे महिलाओं में ना सफ़ेद पानी की शिकायत होती है ना, ये इसी के कारण होता है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमेनियसिस। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के कारण। ठीक है, उपचार क्या रहेगा, इस रोग में स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार किया जाता है, और इसके लिए मेट्रोनिल प्रयुक्त होती है। मेट्रोनिल एक टैबलेट है जिसको हम क्या करते हैं, इस रोग में प्रयुक्त करते हैं। और लगभग अगर जैसे हम किसी भी महिला की बात करें तो उनमें अगर जैसे सिंपल है कि अगर ये रोग नहीं है फिर भी क्या होता है, इनमें 1 to 10% तो फिर भी सभी में होता है ना, ये शिकायत होती है ना। तो इसके लिए इन्हें सबसे पहला काम है, डॉक्टर भी बोलता है कि इन्हें स्वच्छता रखनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये ट्राइकोमेनियसिस है। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है एनसीईआरटी का, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए ना। जनन स्वास्थ्य, देखिए आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो मे बी आप लोगों को सब कुछ मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोगों को अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप फिर दूसरों को कैसे जानकारी दोगे ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स को या अपने परिवार में, है ना, इस विषय पे जानकारी दे सकेंगे। ये है सबसे ज़रूरी एक बोल सकते हैं टॉपिक है ना, जिसके विषय में क्या होता है कि बहुत से लोग बात करने में शर्माते हैं, झिझकते हैं। लेकिन आप लोग साइंस वाले हैं, आपको ढीठ बनना पड़ेगा, ढीठ, है ना। क्या बनना पड़ेगा, ढीठ। ढीठ मीन्स वो नहीं है कि आप मतलब जो बात कर रहे हो दूसरों को बेशर्मी जैसी लगे, ऐसा नहीं बात करनी है आपको। मतलब मीन्स के आप को अगर बात करने को कहा जाए तो आप उस पर बात रख सकें अपनी और उनको समझा सकें, है ना। ढीठ वो है, मतलब एक होता है ना कि जैसे आप कोई बात कर रहे हैं तो एक मैटर होता है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और आपने समझा दिया, और आपने क्या किया कि एक मजाकी लहजे में कहा और सामने वाले ने उसको बुरा मान लिया, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना हमें, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं तो हमें थोड़ा सा समाज को भी लेकर चलना है।
है ना। इस विषय पे आजकल बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी है ना पुरानी रूढ़िवादिता को लेकर चल रहे हैं ना। जैसे एक मूवी आप लोगों ने नाम सुना होगा, टॉयलेट आई। सुना है नाम किसी ने इस मूवी का? सुना है कि नहीं सुना? सुना तो होगा, है ना। तो मतलब एक छोटे से टॉपिक मतलब पे भी क्या हुई है कि मूवी बन चुकी है ना। एक करोड़ मूवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। उस मूवी का नाम क्या है? पैडमैन, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग बिल्कुल देखें, है ना। क्योंकि मीन्स के देखिए, जब तक साइंस वाला नहीं समझेगा, है ना, तब तक आप उस चीज़ को दूसरों को कैसे बताओगे कि तुम्हें ये दिक्कत या तुम्हें ये परेशानी हो सकती है ना। तो पहले क्या होगा कि पहले हमें खुद समझना होगा ना। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप लोगों का ये चैप्टर 9th में भी था, 10th में भी था, उस टाइम टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो मैटर हो सकता है कि शर्म होती है, झुंझलाहट होती है ना। लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा। मैंने क्या बोला कि मैं ढीठ भी हूँ ढीठ उस तरह का नहीं हूँ कि मैंने अभी तक आपको कोई जितना भी मैटर पढ़ा है आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि वो आप मतलब सिंपल है कि स्ट्रक्चर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो भी एक शरीर का पार्ट है। जैसे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको पढ़ा था तो आप वो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, श्वसन तंत्र, फेफड़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, जानकारी होगी आपको अच्छे से होगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो एक शरीर का ही हिस्सा है ना। वो भी तो आपको खुद ही को ही पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। जब तक आपको सभी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल के आप डॉक्टर बन गए, है ना, इंशाल्लाह भगवान करे आप सभी बने, ठीक है। तो मीन्स अगर आप डॉक्टर बन गए तब तो आपको सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, और तब भी आप शर्माओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे हिसाब से तो आप खुद ही जैसे जाते भी होंगे, आपका पाला तो पड़ा ही होगा घर वालों के साथ। मे भी अगर नहीं पढ़ा हो तो पड़ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो कभी ना कभी किसी न किसी का तो पाला पड़ा होगा हॉस्पिटल में। तो आप डॉक्टर नहीं अगर आपके सामने बैठी होती तो आप क्या बोलते हो? जो तकलीफ होगी वो बताओगे ना। हाँ, ये तो नहीं होगा कि तकलीफ छुपा लोगे। वो त्रिकालदर्शी है, आपकी सूरत देख के और आपकी हालत देख के उन्हें पूरा मालूम होगा कि आपको ये तकलीफ है, आपको मेडिसिन लिख देगी। नहीं होगा ऐसा ना। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं, आपने खुद देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत से लोग महिलाएं आती हैं ऐसी, है ना। महिलाएं आएंगी, अब बताएंगी नहीं पूरी प्रॉब्लम, है ना, आधी प्रॉब्लम बताएंगी, आधी टेबलेट ली, फिर बट डॉक्टर तो ठीक ही नहीं है, इलाज ही नहीं करे ढंग से। जब तुम पूरी प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेगा? आप जितनी प्रॉब्लम बताओगे उतनी डॉक्टर इलाज करेगा। सिंपल सा मैटर है ना। आपको जितनी प्यास लग रही है आप उतना ही पानी तो पियोगे। 2 गिलास की प्यास लग रही है और आप 1 गिलास पी लोगे, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो वही मैटर बीमारी के साथ भी है ना। और ये क्या है कि एक ऐसा इशू है कि जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने ना डीएलएड कर रहे थे जितने टीचर उनको ये मैटर पढ़ाया था और उनको अच्छा लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि उन्होंने इस विषय पे कभी बात की नहीं थी, है ना। क्योंकि देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आपको कोई मैं मैटर पढ़ा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो मैं आंसर दूंगा ना। आपको डाउट आया तभी तो आपने पूछा ना, वही चीज़ है। तो जब मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा ही नहीं, वो कंटेंट आपको बताऊंगा ही नहीं, तो वो आपको डाउट क्या, जब आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट का आएगा ना। तो वही मैटर है कि सबसे पहले आप साइंस स्टूडेंट होने के साथ साथ सबसे पहला आपको कर्तव्य ये भी बनता है कि आप आपके घर को और घर के साथ साथ सोसाइटी को अभी नहीं लेके चलना। अभी कोरोना चल रहा है ना, अभी अपने ही घर पे रहना है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या करना है, सोसाइटी को लेके चलना है, ताकि एक उन्हें जो नहीं मालूम है वो हम बता सकें,
ना, वो हम बता सकें। क्योंकि बाकी कॉमर्स वाला स्टूडेंट है वो अकाउंट की बात करेगा, उसे शरीर से क्या मतलब, है ना। मैथ वाला है वो मैथ की बात करेगा, उसे शरीर से क्या मतलब। शरीर से तो हमारा ही मतलब है ना, तो हम ही बताएंगे ना कि भैया शरीर सही रखोगे तभी तो तुम अकाउंट का काम कर पाओगे, तभी तो तुम मैथ का काम कर पाओगे। जब तक शरीर सही नहीं होगा तब तक कैसे काम करोगे, है ना। तो वही चीज़ है, इसमें पूरी बताई है। मैं आप लोगों को लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ ये कि आप लोग उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बाहर आए, है ना। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, झिझक नहीं हटाएंगे, तब तक झिझक रहेगी। देखिए, कोई भी मैटर तब तक होता है जब तक आप उस चीज़ को पाले रखते हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है, दर्द होता है, मान रहे हैं कि कहीं चोट लगी है, दर्द हो रहा है। होता क्या है कि आपका दिमाग वहीं लगा हुआ है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है ना। एक एग्जाम्पल कि आपका दिमाग जैसे टीवी में बहुत लगा हुआ है, या कहीं आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई सा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, और उसके पहले आपको चोट लग गई, तो आपको मालूम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपका दिमाग उस गेम में या उस टीवी में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने उस चोट को देख लिया, है ना, अगर आपने उस चोट को देख लिया मतलब आंखों से देख लिया, उसके बाद फिर आपसे चला नहीं जाएगा। लेकिन उसके पहले आप दौड़ लोगे, सब कर लोगे, लेकिन उसके बाद फिर आपसे चला नहीं जाएगा, लग गई, घाव हो गया, तो वो क्या हो गया? साइकोलॉजी बन गई। मतलब जब तक ब्रेन को मालूम नहीं था कि हमें लगी हुई है, तब तक वो सब काम कर रहा था। और जैसे ही उसने आंखों से देख लिया कि लगी हुई है, फिर तो उठा के ही ले जाओ फिर, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है कि जब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप झिझक नहीं हटाएंगे, तब तक आप उस चीज़ को दूसरों को नहीं बता पाएंगे और ना अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और साइंस वाले स्टूडेंट का पहला काम होता है कि पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करो, है ना। आप अपने को देखो कि हम कहाँ हैं, है ना। जब आप अपने को सही करोगे, अपने को सुधारोगे, तो तब आप दूसरे को बताओगे। एक किस्सा बताता हूँ, ये तो हम पढ़ ही लेंगे, छोटा सा चैप्टर है। गांधी जी के पास एक, आप लोगों ने सुना होगा ये किस्सा, गांधी जी के पास एक महिला गई ना। गांधी जी के पास एक महिला गई और वो बोली कि गांधी जी, मेरे बच्चे को मीठा खाने की बहुत आदत है, इसको मीठा खाने की आदत कैसे छुड़ाऊं। तो गांधी जी ने बोला कि आप एक काम करो, 15 दिन बाद आना। तो उस महिला को कुछ समझ में नहीं आया कि गांधी जी 15 दिन बाद क्यों बुला रहे हैं। वो 15 दिन बाद गई, गांधी जी ने उस बच्चे को समझा और उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया कि मुझे मीठा कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि आप जो आज समझा रहे हैं, 15 दिन पहले भी तो समझा सकते थे यही। तो गांधी जी ने बोला कि 15 दिन पहले मैं भी मीठा खाता था, है ना। मुझे इसे समझाने के चक्कर में अपना मीठा खाना 15 दिन छोड़ना पड़ा। मतलब मुझे मेरे अंदर ऐसी प्रवृत्ति लानी पड़ी कि मैं मीठा खाना छोड़ दिया मैंने। और जब मेरे अंदर प्रवृत्ति आएगी, मतलब मेरे अंदर वो गुण आएगा, तभी तो दूसरा वाला उसे समझेगा, तभी तो दूसरे के मन तक, दूसरे के दिमाग तक वो चीज़ पहुंचेगी, इफेक्ट करेगी, है ना। तो क्या हुआ कि 15 दिन तक उन्होंने मीठा नहीं खाया, और जब उन्होंने उस बच्चे को समझा तो उस बच्चे को जल्दी समझ में आ गया। तो वही चीज़ है कि पहले आप खुद को सही करोगे तभी तो दूसरे को समझा पाओगे, है ना। तो ये सिंपल वही उसी के बारे में है पूरा, इसलिए आपको इतना लेक्चर पीना पड़ रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसी के। समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको क्या क्या बताना है। तो पहला, WHO क्या बोलता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर की बात होगी, है ना। फिर भावनात्मक, भावनात्मक मीन्स कि आप सोचते क्या हैं, है ना। फिर व्यवहारात्मक, आपका व्यवहार कैसा, क्योंकि जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे ही आपका व्यवहार रहेगा, मैंने अभी वही चीज़ बताई है ना। तथा सामाजिक की कुशलता, और जब आपका भावना मतलब आपकी सोच और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो सामाजिक कुशलता मतलब समाज में आपकी बात को सुना जाएगा, सिंपल है, मतलब दूसरा आपकी बात को समझेगा।
सकुशलता की स्थिति। ऐसा समाज जिसके जनमानस के जननांग शारीरिक व शरीर क्रियात्मक रूप से स्वस्थ व सामान्य हो तथा यौन संबंधी सभी पहलुओं पर समाज के लोगों की भावनाएं व परस्पर व्यवहार सामान्य हो। जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वस्थ समाज। और इसमें इसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी लगेगी? जो विज्ञान को जानता हो, मतलब जो इन इस विषय वस्तु को जानता हो, है ना। फिर आगे है जनन स्वास्थ्य की परिभाषा इसके महत्व को स्पष्ट करती है। जनन स्वास्थ्य के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ना। इन्हें अलग अलग बिंदुओं से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है? जनन स्वास्थ्य किशोरों को किशोर अवस्था की समस्याओं को समझने व उनसे निपटने का मार्ग सुझाकर उनका पथ प्रदर्शन करता है ना। अभी जो आप लोगों की एज चल रही है वो लगभग किशोर वाली है ना। किशोर जो एज होती है वो 14 साल से लगभग स्टार्ट होती है ना। 12 से 14 साल से स्टार्ट होती है और ये लगभग 18 से 20 साल तक चलती है। तो अभी आप जिस एज में हो वो आपकी किशोर अवस्था ही चल रही है। आप लगभग सभी लोगों की चल रही होगी ना। तो आप लोगों की जो समस्या है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यवहारात्मक हो, वो सभी सोच जो हैं वो सभी इसमें आ रही हैं, है ना। अब कौन सी सोच आ रही है ये आगे के चैप्टर में डिटेल में है। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, है ना। सबसे पहली समस्या तो पढ़ाई होगी, है ना। काय की टेंशन है फालतू की। दूसरा पॉइंट है जनन स्वास्थ्य ऋतुस्राव, गर्भधारण, सगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराता है ना। मतलब आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। जैसे ऋतुस्राव के बारे में अगर बात करो तो आधे से ज़्यादा तो हवाई हो जाते हैं ना। गर्भधारण की बात करो तो ऐसे धीरे से जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है। अरे तो भाई है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है ना। जो है सो है, सिंपल। उसमें कोई शर्माने की कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, फिर भी लोग शर्माते हैं। इसी के कारण मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। क्योंकि जब आप इसे समझेंगे तभी तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि इसमें हमें कौन कौन सी नियंत्रण, है ना, या कौन कौन से हमें प्रिकॉशन लेने हैं, या कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है ना। जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोध के तरीकों, जैसे अभी हमने मेथड्स पढ़ी थी, है ना, तरीकों से प्रचार प्रसार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है ना। इसमें भी क्या रहेगा कि अलग अलग मेथड्स के बारे में बताकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है जनन स्वास्थ्य यौन संचरित रोगों के बारे में कर लोगों को इनसे बचने के अवसर तथा रोग होने पर उपचार की सुविधा प्रदान करता है। अतः स्वस्थ समाज के बनने में यह सहायक है ना। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक इलाज होगा नहीं। मीन्स मैंने क्या बताया, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक इलाज होगा नहीं। जनन स्वास्थ्य सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा
बंधे दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर सुलभ करता है ना। संतान प्राप्ति के मैंने आपको बता दी थी मेथड कौन कौन सी हैं, है ना। तो ये भी कौन करेगा, जनन स्वास्थ्य, मतलब जब तक आप जानोगे नहीं तब तक होगा नहीं, मतलब तब तक आपको प्रॉब्लम मालूम चलेगी नहीं, आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्व या सलूशन नहीं होगा।